नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और आज के न्यूज नाइट के अंक में हम बात करेंगे एक दुखद हादसे की। जी हां, ये रेल हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। क्या कुछ अपडेट है हम आपको बताएंगे आगे बुलेटिन में। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से एक दूसरी घटना भी है जो कि बहुत ही वो भी दुखद है। राजनीतिक घटना, राजनीतिक हत्याएं किस तरह से हो रही हैं और चुनाव के बाद से जहां तमाम राज्यों में शांति है, जो भी फैसला आया सत्ता पक्ष ने विपक्ष ने उसे कबूल किया। लेकिन आखिर क्या है बंगाल में कि यहाँ पे चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, इवन पंचायत के चुनाव हो, राजनीतिक हिंसा उसके बाद शुरू हो जाती है। पहले भी, ड्यूरिंग और उसके बाद। इस पे करेंगे चर्चा। साथ ही साथ दिल्ली में जो प्यास है यहाँ वो लोगों की नहीं बुझ रही है। बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं पीने के पानी को लेकर, लेकिन सियासत वो अपनी जगह है। क्या कुछ आज दिन भर रही हलचल हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आज ईद उल अजहा का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, इससे जुड़ी हुई खबरें। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रंगापानी स्टेशन के पास ट्रेन हादसे में 9 लोगों की मौत, 50 के करीब लोग घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का किया दौरा, घायलों से की मुलाकात। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हुए शामिल। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का किया फैसला। रायबरेली से बने रहेंगे लोकसभा सांसद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की घोषणा, वायनाड से लड़ेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का पाइपलाइन पर पहरा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ तेज किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बागडोगरा और कूच बिहार में राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों का दर्ज करेंगे बयान। प्रधानमंत्री मंगलवार को वाराणसी से पीएम किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त करेंगे जारी। प्रधानमंत्री 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी करेंगे प्रदान। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। मौसम विभाग ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे अधिक 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना। देश भर में मनाया गया त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और शुरुआत सबसे पहले पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर के साथ, जहां जलपाईगुड़ी के पास खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। रंगापानी और निजबाड़ी के पास हुए इस हादसे में 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।
पश्चिम बंगाल में सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार को सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। उसे एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयावह था कि मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेनों की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि कई बोगियां हवा में लहरा गईं। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि घायलों का उपचार किया जा रहा है और हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सभी प्रयत्न किए जाएंगे जिससे जल्दी से जल्दी ठीक हो। दुर्घटना की जांच भी होगी। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। ट्रेन चला रहे लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे में उसकी भी मौत हो गई। वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड ने भी अपनी जान गंवा दी है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। हादसे के दौरान ट्रेन में मौजूद एक पैसेंजर ने घटना की आपबीती बताई। अचानक ट्रेन का झटका आया तो मेरा सिर में चोट लगा। तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बारिश भी चल रहा था। फिर वो बाहर तरफ भाग गया। फिर आग भी लग गया। कोई बोले आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ, फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं। मेरा सिर में भी चोट आया है। मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की बात कही है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिन्हें गंभीर रूप से चोट लगी है उन्हें 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए राहत राशि का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। रेलवे ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे घायल यात्रियों की तुरंत मदद की जा सके और उनके परिजन हर अपडेट के बारे में जानकारी ले सकें। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक दूसरी खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। राजनीतिक खबर है कि राजनीतिक हिंसा जो है वो वहां लगातार जारी है। इस बीच भाजपा का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक अग्निमित्रा पॉल, वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव भी शामिल हैं। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और हिंसा पीड़ितों के घर भी गए। उन्होंने चुनावी हिंसा की पूरी जानकारी ली। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा के 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने सोमवार को कूच बिहार का दौरा किया। भाजपा के इस 4 सदस्यीय दल में संयोजक विप्लव देव, पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और 2 राज्यसभा सदस्य बृजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। केंद्रीय दल भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगा जो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कथित तौर पर हिंसा के कारण अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। इस दौरान दल में शामिल विप्लव देव ने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव के बाद हिंसा करना राज्य की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस की आदत बन गई है और अब तो चुनाव परिणाम आने के बाद भी हिंसा की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों पर हमला करने का अपना रुख बदलेगी, पार्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये ममता बनर्जी के सरकार का और उनके पार्टी का ये जन्मजात आदत है और ये आज जितना जल्दी बदल दे तो इनके लिए भी अच्छा है, इनके पार्टी के लिए भी अच्छा है और इससे
इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इनसे नुकसान होने वाला है और ये जनता उनका है, इस बात को उनको समझ में नहीं आता है। भाजपा की ये टीम मंगलवार को दक्षिण बंगाल में डायमंड हार्बर और संदेश खाली जाएगी। इससे पहले कल टीम कोलकाता पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने हिंसा के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में स्थित माहेश्वरी भवन में 200 शरणार्थियों को शरण दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राज्य में होने वाली चुनावी हिंसा से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सर्वाधिक हिंसा की घटनाएं हुई। इसके साथ ही साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। 2014 के चुनावों के बाद भाजपा ने बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी शुरू की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष बढ़ना शुरू हुआ। 2019 में पश्चिम बंगाल राजनीतिक हत्याओं के मामले में देश में शीर्ष पर रहा। वर्ष 2018 के पंचायत चुनावों में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 50 लोगों की हत्या हुई थी। एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और बंगाल इस मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि बंगाल की राजनीति रक्त रंजित रही है और वहां की वर्तमान ममता सरकार इन हिंसाओं को रोक पाने में विफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रक्त रंजित चेहरा है बंगाल का। जी हां, बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के दृश्य आते हैं और देखने को मिलते हैं, जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती है पश्चिम बंगाल से कि राजनीतिक हिंसा का दौर जो है वो लगातार जारी है। चाहे वो, जैसा कि हमने कहा, चाहे वो लोकसभा के चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव की बात हो, उससे पहले, उस दौरान, उसके बाद भी हिंसाएं होती रहती हैं। हम आपके लिए कुछ आंकड़े लेकर आए हैं और इस बात को समझिए कि किस तरह से बंगाल में का जो राजनीति है वो रक्त रंजित राजनीति। इसलिए हमने कहा है कि पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति, ये देखिए, ये इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव की ही बात अगर वहीं से शुरुआत की जाए तो 4 जून को रिजल्ट आया। 5 जून को बंगाल के विभिन्न हिस्सों में चुनाव के पश्चात हिंसा की कई घटनाएं एकाएक होने लगी। उसके बाद से ही कूच बिहार, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और झारग्राम में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हुए और देसी बम फेंके गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर। पश्चिम बंगाल में, इससे पहले अब चलते हैं, पश्चिम बंगाल में 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान, जी हां, पंचायत चुनाव के दौरान 23 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। ये पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। अब उससे पहले चलते हैं, 2010 से 2019 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। जी हां, वहां लॉ एंड ऑर्डर, वहां की मशीनरी, वहां की सरकार, अब सोचिए कितना बड़ा सवाल उठता है उन पे। 161 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं पश्चिम बंगाल में। साल 2023 में, बीते साल में पंचायत चुनाव में मतदान से पहले 20 लोगों की हत्या हुई है। मतदान से पहले ही 20 लोगों की हत्या वहां पे कर दी गई। मतदान वाले दिन 20 और लोगों की जान चली गई। उससे पहले भी, मतदान के दिन भी और उसके बाद भी इस तरह के मर्डर्स चालू हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पुलिस ने 17 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। यह खुद पुलिस वहां की मानती है कि 17 से ज्यादा लोग मारे गए। 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल, जी हां, हर साल औसतन 20 पॉलिटिकल मर्डर्स होते रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है 1999 से 2016 के बीच। और 2020 में बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कुल 663 मामले सामने आए हैं। 663 मामले साल 2020 में। और वहीं 2019 में, यह रिपोर्ट है गवर्नमेंट की कि 2019 में पश्चिम बंगाल पॉलिटिकल मर्डर्स के लिहाज से देखा जाए तो पूरे देश में पहले पायदान पर है। सबसे ज्यादा मर्डर्स, पॉलिटिकल मर्डर्स जो होते हैं वो पश्चिम बंगाल में होते रहे हैं। और ये तब जबकि केंद्रीय बलों की लगभग 400 कंपनियां चुनाव के दौरान तैनात रहीं। और हम जानते हैं इनके खिलाफ भी वहां पे जो हिंसा हुई, जो अर्धसैनिक बल थे, जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, उनके खिलाफ भी लोगों ने हिंसा किया। और अभी कुछ दिन पहले तक 400 कंपनियां वहां पे तैनात थी। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं वहां से हमें देखने को और सुनने को मिली। तो ये कुछ अहम तथ्य मुझे लगा कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि बंगाल की रक्त रंजित राजनीति, इसके क्या कुछ मायने हैं। हर चुनाव में वहां पे पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं। राजनीतिक शुचिता की बात जब आती है तो पश्चिम बंगाल को तो भूल ही जाइए, वहां पे इस तरह की कोई शुचिता नहीं है। अपने अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए मर्डर करने से भी नहीं चूक रही है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज। हम इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, आखिर क्यों इस तरह के चुनाव के बाद बंगाल में राजनीति
जो है वो राजनीतिक संघर्ष बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। क्या है इसके मायने, हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी मत, जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही है, पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा। जी हां, हम लगातार इस पे हम चर्चा करेंगे अभी कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से राजनीतिक हिंसा का जो दौर है वो जारी है और वहां पे राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए 3 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सोफिया खान जी, जो कि TMC की प्रवक्ता हैं, हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। साथ ही साथ प्रकाश चंदालिया जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आप सब मौजूद हैं। और राज चौधरी हैं, जो कि BJP के स्पोक्स पर्सन है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। शुरुआत सोफिया खान जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। ये क्या हो रहा है बंगाल में, और ये सिर्फ आज कल, ये 1-2 दिन 10 दिन पहले की बात नहीं है। हमने दिखाया 1999 से लगातार वहाँ पे पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति बंगाल में हो रही है, और TMC के दौर में भी हमने CPM के, CPI के दौर में देखा, लेफ्ट के दौर में भी, और वही सारी चीज़ें ट्रांसलेट हो रही हैं अब TMC के दौर में भी। क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले मैं आपके डीडी न्यूज़ के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी जी। और दूसरी बात है, अगर हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं सोफिया जी। जी जी, शुक्रिया। कह रही हूँ कि पोस्ट पोल वायलेंस की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इससे पहले भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ आपके ही चैनल के माध्यम से कि पोस्ट पोल वायलेंस करने की जरूरत किसे है? उसे जिसकी सरकार है, जिस चीफ मिनिस्टर हमारी है, सरकार हमारी है, यहाँ तक कि विधानसभा बहुमत के साथ हमने जीता, अभी हमने लोकसभा भी बहुमत के साथ जीता। इसके बाद अपने ही राज्य की छवि को खराब करने के लिए, अपने ही राज्य में एक टर्मोइल सिचुएशन करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है। और इनफैक्ट मैं अगर कुछ प्रमाण की बात करूं तो हाल में ही एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के बशीरहाट के इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक युवा नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इनफैक्ट पीड़ित तो यहाँ पर हम हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बंगाल की जनता ने एक सोफिया जी जो डेटा, जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। 2011 के बाद से भाजपा सबसे ज्यादा मर्डर्स वहां पे देखिए BJP, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि TMC के भी नहीं हुए, TMC के भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपोजिशन पार्टीज हैं, BJP के जो कार्यकर्ता हैं, उनके घरों पे बम फेंके जा रहे हैं, उनके मर्डर्स हो रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है, NCRB की रिपोर्ट बता रही है।
देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये षड्यंत्र की जो राजनीति है बंगाल में, भाजपा, देखिए भाजपा किसी भी तरीके से यहाँ पे अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पाई, स्टैब्लिश नहीं कर पाई। वो 2021 के चुनाव के बाद से इनको समझ में आ गया है कि बंगाल की जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है इन्हें, और इस बार भी लोकसभा के चुनाव के बाद ये समझ में आ गया है कि बंगाल में भाजपा की राजनीति कम से कम लोगों ने नकार दिया है। तो ये बदले की राजनीति आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, इससे पहले भी संदेश खाली में जो हुआ आपने देखा कि संदेश खाली की जो घटना थी वो बाद में साबित हो गई कि इनका ही षड्यंत्र था। उसी प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस में नहीं कहूंगी, पोस्ट पोल पॉलिटिक्स करने के लिए भाजपा जो है ये तैयार है। देखिए, जिसने भी अपने परिवार को खोया है उसके साथ संवेदना है हमारी। हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम इसको कंडेम करते हैं, पीड़ित और जो भी लोग इसमें सफरर्स हैं। लेकिन हमारा भी ये कहना है, हमारा भी ये मांग है कि बंगाल की छवि को धूमिल करने के लिए, बंगाल की छवि को खराब करने के लिए उस छवि को धूमिल करने की कोशिश तो टीएमसी की तरफ से ही की जा रही है। इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं। हमने कहा कि 5 जून को रिजल्ट के आने के ठीक अगले ही दिन अलग अलग शहरों में, बंगाल के अलग अलग शहरों में वहां पे मर्डर्स हुए हैं। वहां पे सरकार तो टीएमसी की है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो आपको देखने का काम है। ममता बनर्जी ने सख्ती से आदेश दिया है तृणमूल के कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन से बचना है, क्योंकि लेकिन सोफिया जी वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मर्डर्स अभी भी हो रहे हैं। उसकाने की कोशिश कर रही है भाजपा, एक अनरेस्ट सिचुएशन करने की कोशिश जो है वो कर रही है, 2011 से ही कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से इस चीजों से बचें। लेकिन ये जो घटनाएं फिर भी हो रही हैं उसके लिए हम दुख जाहिर करते हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं जो जनता ने नकार दिया है उसके बदले की राजनीति भाजपा बंगाल में अगर ना करे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, राज चौधरी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। राज चौधरी जी, केंद्रीय पहली बात तो ये है कि ज्यादा कंपनी के फोर्सेस बंगाल में हैं और सिचुएशन को कंट्रोल भी कुछ हद तक। अच्छा ठीक है, मैं इस पे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सोफिया जी, राज चौधरी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बताइए राज जी, क्या ये क्या जी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है। और दूसरी बात रही, पश्चिम बंगाल में 2,35,00,000 लोगों ने भाजपा को अपना वोट दिया है, तो भाजपा को नकार दिया है। ये बात जो वो कह रही हैं, मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे उनका अपना कोई कनेक्ट ना होने के कारण वो ये बात कह रही हैं। दूसरी बात है, देखिए ये पोस्ट पोल वायलेंस, ये चुनाव के दौरान हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा, ये पश्चिम बंगाल की एक तरीके से रीति बन गई है। जो लेफ्ट रूल के समय हमने देखा था वो और भी भयानक रूप धारण कर चुकी है ममता बनर्जी के शासनकाल में। ममता बनर्जी ने कभी भी इन हिंसा को रोकने के लिए कभी उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। उल्टा उन्होंने चुनावी मंचों से उन्होंने कहा है कि अभी तो केंद्र के जो सुरक्षा बल हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। याद रखिएगा, केंद्र की सुरक्षा बल हमेशा नहीं रहेंगे आपके रक्षा के लिए। इनके एक से एक नेता, जो संदेश खाली की बात कर रही है ना, ये संदेश खाली के नेता से लेकर के बीरभूम के जो अनुब्रतो मंडल जो अभी जेल में बंद है, और ऐसे इनके कई नेता, ममता बनर्जी के जो भाईपो हैं, वो भतीजे, वो खुद जो मंच से कहते हैं कि भाजपा नेताओं के और कार्यकर्ताओं के घर घेर लो, उनके घरों को लॉक कर दो। तो इस तरीके की जो इंस्टिगेशन दिए जाते हैं, ये इंस्टिगेशन बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और बिल्कुल ऑपोजिशन को जीरो करने के लिए ये राजनीति ममता बनर्जी करती है। नहीं, राज चौधरी जी, सोफिया जी ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता, उनकी भी हत्याएं होती हैं। देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ता हत्या क्यों होते हैं? टीएमसी के कार्यकर्ता आपसी लड़ाई में, उनके बीच में जो आपसी जो खींचातान है कि कौन किस एरिया को दखल लेगा, कौन किस एरिया पे कब्जा जमाएगा। इनके पार्षद आपस में लड़ते हैं, इनके विधायक इनके पार्षद के साथ लड़ाई है, सांसद और विधायकों में लड़ाई है कि कौन किस क्षेत्र को कब्जा करेगा, जिस क्षेत्र से पैसा ये लोग उठा सके। तोलाबाजी का एक पूरी तरीके से मार्केट, एक एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया है। ये लड़ाई आपसी लड़ाई है, जिस लड़ाई में इनके अपने कार्यकर्ता बलि चढ़ते हैं। जब भाजपा, सिर्फ भाजपा ही इसमें, मैं देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इसमें भाजपा ही इसकी शिकार नहीं हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेफ्ट के कार्यकर्ता भी, जो इंडी अलायंस इन लोगों ने बनाया था, उस अलायंस के भी कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर शिकार होते हैं। भाजपा ने सभी को संरक्षण दिया है। ये जो 4-4,500 लोग आज घर से बाहर हैं, इसमें अधिकतर भाजपा है, लेकिन मैं इस पे सोफिया जी का कमेंट, सोफिया जी क्या जो बीजेपी कह रही है कि क्या पॉलिटिकल संरक्षण भी देने का काम, क्योंकि ये भी जग जाहिर है
तमाम रिपोर्ट्स जो आते हैं उसमें ये कहा जाता है कि टीएमसी जो अपने गुंडों को राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रही है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं बंगाल की धरती पर। देखिए, भाजपा का काम तो है कि वो आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है वो जनता ने दिखा दिया है। जनता ने अगर जैसा ये कह रहे थे कि कई लोगों ने इनको वोट दिया है, मैं मानती हूँ वोट दिया है, और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन मजबूत रहे। लेकिन अगर इनकी जो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 400 पार वाली गारंटी क्या हुई आप ये बताइए। और बंगाल में भी ये कह रहे थे कि 42 से 42 सीट ये जीत रहे थे, लेकिन 12 पर आकर अटक गए। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, यहां तक कि हम कह सकते हैं चुनाव आयोग के ऊपर भी इनका बहुत प्रभाव देखा गया इस बार भी। तो इसके बावजूद भी अगर 12 सीटें इनको मिली है तो मुझे लगता है ये नकारना ही हुआ बंगाल। लेकिन पॉलिटिकल मर्डर्स, देखिए हमारा विषय आज इतनी ज्यादा गुंडाईगर्दी होती सोफिया जी, बंगाल में अगर तृणमूल का गुंडाईगर्दी होता तो क्या लोग ममता बनर्जी को इस बार फिर से चुनाव करते? या ठीक है, हमारे साथ प्रकाश जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आपने इन दोनों पार्टियों की बातें सुनी, टीएमसी की बातें सुनी, बीजेपी की बातें सुनी, जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जनाधार है बीजेपी का वो घटता जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये कि रक्त रंजित राजनीति जो रही है बंगाल की, और न सिर्फ इस बार के चुनाव में बल्कि पंचायत चुनाव तक में भी वहां हिंसाएं होती रही है। कैसे बंगाल के लोग हैं, भले आप मानुष कहा जाता है उन्हें, और इस तरह की घटनाएं वहां से लगातार बीते कई वर्षों से आ रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? असीम जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को, और उसके पहले आपने जो विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें जो आंकड़े थे लोगों की मौतों के, लोगों के घायल होने के, हमलों के, क्या वे गलत थे? तृणमूल पार्टी की प्रवक्ता है, उनकी एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, जब वो कहती हैं कि हमने तो चुनाव जीता है, हम सरकार में हैं, फिर हम हिंसा क्यों करेंगे? ये तो वो वाली बात हो गई कि आप ही विक्टिम हैं, आप ही वकील हैं और आप ही जज हैं। दरअसल ये घटनाएं जो हो रही हैं, आज हजारों लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शरण लिए होंगे। अगर आपके अंदर जरा भी कहीं स्वाभिमान बना होता, अगर वे आपके विरोधी नहीं है तो वो आपके पक्षधर होंगे, आपके पक्षधर नहीं होंगे तो विरोधी होंगे। है तो बंगाल के नागरिक, और उसमें भी कौन? वे असीम जी सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता नहीं है, उसमें साधारण लोग हैं, साधारण नागरिक हैं जो सिर्फ मतदान दिए होंगे। उन लोगों को आज अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह पर शरण लेनी पड़ी है। कृपया उनके पुनर्वास का प्रबंध कर दीजिए। 2021 के विधानसभा चुनाव को याद करिए, जब 70,000 लोगों ने बंगाल को छोड़ करके असम में शरण ली थी। बिल्कुल सच्चाई तो यह है असीम जी कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि चुनाव के पहले से तैयार हो जाती। क्या बंगाल के ही एक विधायक ने, यहाँ के एक विधायक ने एक कॉम्प्लेक्स में जाकर के लोगों को धमकी नहीं दी थी कि अगर हमें वोट नहीं मिला तो आपके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा? बिल्कुल, पब्लिकली वो सारी चीजें आई थी। तो क्या यहाँ के दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर में 100-150 लोगों को ले जा करके धमकियां नहीं दिलवाई गई थी? बताइए सोफिया जी, बताइए। जीत का जश्न है। बिल्कुल। और बाद में, हालांकि मैं इस बात को सैल्यूट करता हूं ममता बनर्जी को कि उन्होंने बहुत कड़ा एक्शन लिया, और उनके कड़े एक्शन के बाद में पार्टी के लोग वहां गए और ये किया। सच्चाई तो यह है कि वो लोग गए, लेकिन उसकी बड़ी सच्चाई यह है कि लोगों को धमकाने के लिए वहां पर गया। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बताइए सोफिया जी, जवाब दीजिए सोफिया जी। देखिए, इन्होंने खुद ही कहा कि ममता बनर्जी ने तुरंत एक्शन लिया। देखिए, यहाँ पर 80% से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अगर कुछ कार्यकर्ता इस तरीके की उलझुल हरकतें अगर कर भी देते हैं तो इसके ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ममता 160 से ज्यादा मौतें होती हैं। आप जिन घटनाओं को बहुत आम बता रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। जाकर उन्होंने तुरंत माफी मांगी कि जिसने भी ये किया है उसकी जिम्मेदारी भी ली ममता बनर्जी है। ये प्रमाण होता है कि ममता बनर्जी किसी भी तरीके के वायलेंस को बढ़ावा नहीं देती। ममता बनर्जी किसी भी तरीके के अपराधियों के साथ अगर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो फिर मर्डर्स क्यों हो रहे हैं? अगर बढ़ावा नहीं दे रही है तो फिर मर्डर्स क्यों हो रहे हैं? नाम से एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, एमएचए की रिपोर्ट कह रही है, तरीके से राजनीतिक हिंसा की गई और कोर्ट के पोस्टपोल वायलेंस के केस में कहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक एक करके हैं। जी राज जी बताइए। देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। 2021 में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 57 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, और उन सभी जो भी हिंसा हुई है उसका पूरी तरीके से जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोप दिया ममता बनर्जी ने। कोर्ट ने उन्हें थप्पड़ लगाते हुए कहा है कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी, ये राज्य की लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि मैसिव वायलेंस हुआ है और
कोर्ट ने राज्य सरकार को एक ऑर्डर देते हुए कहा कि सभी को एक हर्जाना भी देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा जो लोग भी पोस्टपोल वायलेंस के शिकार हुए हैं। सीबीआई को इसका केस सौंपा। लगभग 350 से ज्यादा 2021 में जिन लोगों ने इस वायलेंस को इंस्टिगेट किया था वो तृणमूल के कार्यकर्ता आज जेल में बंद है। दूसरी बात, ममता बनर्जी जिस होम क्षेत्र से, भवानीपुर विधानसभा से वो विधायिका है, उस क्षेत्र में 5 ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड है जहां पर ममता बनर्जी हार चुकी हैं। मानिक तल्ला में एक ऐसी बूथ है जहां पर टीएमसी बुरी तरीके से हारने के बाद जाकर के टीएमसी के कार्यकर्ता उस बिल्डिंग के सामने पूरे कोलकाता का कचरा, दुर्गंध युक्त कचरा को फेंक दिया गया। और टीएमसी के आईटी सेल के प्रवक्ता कहते हैं कि ये तो एक तरीके का नॉन वायलेंट वे है अपने प्रोटेस्ट का। ऑटो रैली के नाम पर एक सनराइज बिल्डिंग के बाहर वहां पर ऑटो खड़ा कर दिया गया ताकि लोग बाहर ना जा। ये सारी बातें दिखा रही हैं किस तरह से बंगाल में जो राजनीतिक माहौल है वो किस कदर खराब हो चुका है। प्रकाश जी, समय की कमी है, आखिरी टिप्पणी, इस पूरे राजनीति को आप कैसे देखते हैं? टीएमसी की राजनीति अपनी जगह है, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन उसमें पेश आम आदमी रहा है, आम महिलाएं देखें जो विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से उनके घर बार नहीं है, वो शरण लिए हुए हैं कहीं पे। क्या यही पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है टीएमसी की? कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को बचाना होगा। यहाँ के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। अगर ममता बनर्जी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है तो दीदी का तो नारा ही है मां माटी और मानुष का। आप इनको शांति से और चैन से जीने दीजिए और अपने पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को जो इस प्रकार की उदंडता करते हैं उन्हें निर्देशित कीजिए कि वे वहां के लोगों को शांति से जीने दें। वे अगर राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर पुलिस को रोक देती है। वे अपनी शिकायत लेकर के कहां जाएंगे? उन्हें शांति चाहिए। वे कर्मठ कार्यकर्ता किसी पार्टी के भी हो, लेकिन ये गणतांत्रिक प्रदेश है, ये फेडरल सिस्टम है, इसमें सारे लोगों का अधिकार है और इन्हें इस प्रकार की आजादी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बातें आप कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन लोगों को शांति चाहिए। राजनीतिक चीजें अपनी जगह हैं लेकिन लोग शांति से वहां पे रहना चाहते हैं, अपने जीवन यापन बसर करना चाहते हैं। समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया राज चौधरी जी आपका, सोफिया खान आपका और प्रकाश जी आपका भी, आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रखेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। एमडीएच। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी। पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार मणिपुर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। अमित शाह ने मणिपुर में शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की रणनीतिक तैनाती करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। गृहमंत्री ने राहत शिविरों की स्थिति की भी समीक्षा की और भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित उपलब्धता के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने और उनका पुनर्वास करने को कहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय जल्दी ही दोनों समूहों मैतेई और कुकी से बात करेगी ताकि दोनों समुदायों के बीच की खाई को पाटा जा सके। बात दिल्ली की। दिल्ली में पानी की किल्लत के खिलाफ बीजेपी पूरी दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिल्ली में पैदा हुए जल संकट पर बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में पानी का संकट है। जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी को लेकर लोग चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पानी को सियासी रंग देने पर तुली है। कभी वो पाइपलाइन में तोड़फोड़ के आरोप लगाते हैं, तो कभी हरियाणा को पानी की कमी का जिम्मेदार बताते हैं, तो कभी हिमाचल को। जनता टैंकर माफियाओं से त्रस्त है। दिल्ली के चारों ओर बसी ओखला, गोविंदपुरी, रंगपुर पहाड़ी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप पानी की किल्लत से हलकान हुए जा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली प्रदेश की सत्ता और नगर निगम दोनों की डोर आम आदमी पार्टी के हाथों में है, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम बहानों की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। रविवार को केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर आतिशी ने मदद की गुहार लगाई। वहीं दिल्ली पुलिस से पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन टैंकर माफियाओं और जल बोर्ड की खस्ता हालत पर केजरीवाल और उनकी टीम चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के मुताबिक साल 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन आज वो 73,000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। इस पूरी सियासी कवायद में जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली प्रदेश सरकार के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद और प्रदेश भाजपा लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया नहीं और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से कि 10 सालों में जब से पानी का संकट आया, उन्होंने संकट से का हल निकालने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाला? मेरी दिल्ली के लोग प्यासे हैं, मेरे भाई बहन बच्चों को पानी नहीं मिल रहा। उनकी आवाज़ उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और जब तक दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, हम आम आदमी पार्टी के चोर काला बाजार विधायकों को चैन से जीने नहीं देंगे। चिड़िया उस पानी में खड़ी हैं, वहाँ पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मोती नगर में पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण ये पानी का संकट दिल्ली में हर गर्मी में आता है। इस बार तो पहले ही आईएमडी ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी में आने वाली है। इन्होंने कुछ नहीं करा। दिल्ली जल बोर्ड की एक एक पाइपलाइन बहुत ही चरमराती हुई स्टेटस में है, लेकिन करेंगे भी क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार केवल अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करती है। दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन बीते दिनों में इसमें भी लगातार कमी आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की किल्लत दर्ज की जा रही है। दिल्ली की प्रदेश सरकार हरियाणा को इसका जिम्मेदार बता रही है। अगर दिल्ली में 1002 MGD के मुकाबले सामान्य जल उपलब्धता के आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919 MGD, 12 जून को 951 MGD और 13 जून को 939 MGD रही। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पानी की आपूर्ति की उपलब्धता में मात्र 63 MGD की कमी आई है, लेकिन दिल्ली के ज्यादातर इलाके जल विहीन क्यों हो गए? दिल्ली सरकार के कुप्रबंधन से आज दिल्ली की जनता में हाहाकार मचा है, लेकिन सरकार में
कोई जवाबदेही नहीं है। गिरीश निशाना, सुयश शर्मा और धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां की कांग्रेस सरकार ने बीते दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें में बढ़ोतरी की। ईंधन के दाम बढ़ने के बाद भाजपा सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है। एक तरफ जहां राज्य सरकार इस फैसले को सही ठहरा रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अपने वादों को पूरा करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी की और अब कांग्रेस इस पर बहाने बना रही है। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद इसका खामियाजा राज्य की जनता को चुकाना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस फैसले का रविवार को बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि बढ़ी हुई वैट की दरों से राज्य में विकास कार्य जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर की दरों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्रदेश में ईंधन की कीमतें 3 रुपए से अधिक बढ़ गई हैं। राज्य में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 85 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 88 रुपए 93 पैसे हो गई है। इस पूरे मामले पर भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है और कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा पूरे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के महंगाई बम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता को महंगाई का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि राज्य पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। This decision of the Congress government will cost dearly for the people of Karnataka. When the farmers were in great distress, it will affect the farmers also, and the prices of buses, taxis, autos, and every common man will be affected by the decision of the Congress government. The financial situation is very bad in the state of Karnataka because of the mishandling of the situation by the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah himself. So, Bharatiya Janata Party, we are taking on to the streets. We are protesting against the decision of the Congress government against the increase of the taxes on petrol and diesel. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कई वादे किए थे। उन्होंने कहा कि अपने वादों को पूरा करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी की और अब कांग्रेस इस पर बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने जो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे, उसका बोझ भारत आज तक झेल रहा है और अब तक करीब 3,20,000 करोड़ रुपए उन बॉन्ड्स के बदले चुका चुका है। इन्होंने अपने समय, अपने 10 साल में दाम को कम रखने के लिए कुछ और किया था। इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए थे, जिसका कर्जा अब हम चुका रहे हैं। इन्होंने 1,41,000 करोड़ का कर्जा लिया था, ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए, उसके हमें देने पड़ रहे हैं 3,20,000 करोड़। तो देखिए, ये ऐसे काम करते हैं और साथ में झूठ भी बोलते हैं साथ। भाजपा ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस एक और महंगाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उसकी सरकार ही लोगों को महंगाई की चक्की में पीस रही है। आशंका है कि बढ़ोतरी का असर पूरी सप्लाई चेन पर भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण खाने पीने की चीजों के साथ साथ दूसरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी और जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ देवेंद्र रावत और आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की रायबरेली से वो प्रतिनिधित्व करेंगे। राहुल गांधी द्वारा खाली किए जाने वाले वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात की जानकारी दी। जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
भैया मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं भैया, हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds। वो regulated है, verified भी है and are handled by experts। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने PM मोदी से मुलाकात की। NSA सुल्लिवन ने PM मोदी को द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों मसलन सेमीकंडक्टर, AI, दूरसंचार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रगति के बारे में जानकारी दी। PM मोदी ने सभी क्षेत्रों में बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी हालिया सकारात्मक बातचीत को याद किया। PM ने वैश्विक भलाई के लिए व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और नए कार्यकाल में इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। 19 जून को PM बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के PM बनने के बाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर 18 जून को वाराणसी पहुंचेंगे। 18 जून को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम को प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं रात को उनका काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने PM किसान निधि की 13वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को PM किसान योजना के अंतर्गत 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम यानी KSCP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। ये प्रमाणन कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों के भी अनुरूप है।
अभी तक तो मैंने सब कुछ देखला नहीं रहे आखी से, आज देखत बा कितनी बड़ी माहौल बनल बा, सब आके देखत बा ताकत बा। हमने बहुत खुश हैला। प्रधानमंत्री आवत हुआ किसान सम्मान निधि का किस्त रिलीज करी हन और किसान सखियन से मिली हन। हाँ, सखियन से मिलिया ना, बहुत बढ़िया हमने तो है उम्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित हैं। ये निश्चित रूप से हम सभी काशी वासियों के लिए हर्ष और उल्लास की बात है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि लोग सांसद चुनते हैं, हम लोग सीधे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और काशी की जनता उनका स्वागत करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। 19 जून को प्रधानमंत्री नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करेंगे। उसके बाद बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा संबंध है। लगभग 1600 वर्ष पहले स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। वाराणसी से हरिकेश बहादुर और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश ने शेयर बाजार में 1 करोड़ निवेशकों को पार कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 तक भारतीय शेयर बाजार में कुल 9.32 करोड़ निवेशकों में से इस राज्य का हिस्सा लगभग 11% था। ये 2010 की तुलना में काफी वृद्धि दर्शाता है, जब यूपी में केवल 7.01 लाख निवेशक थे। पिछले कुछ वर्षों में राज्य का निवेशक आधार तेजी से बढ़ा है, जो अब 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। यूपी 1 करोड़ से अधिक निवेशक आधार वाले 2 राज्यों के रूप में महाराष्ट्र के बाद शामिल हो गया है। विशेष रूप से बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2020 से अपने निवेशक आधार में तेजी से वृद्धि देखी है। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एनएसई में नए निवेशकों को जोड़ने वाले अग्रणी राज्य हैं। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। और अब बात गर्मी की करें तो उत्तर भारत में आज भी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गांगेय, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से भी गर्म हवाओं की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की आशंका के साथ पंजाब और यूपी में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के कई हिस्सों समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार के अलग अलग स्थानों में 19 जून तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे अधिक 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।
heat wave to severe heat wave conditions over the North Indian plains and heat wave also over the Western Himalayan region, and also warm night conditions over the plains of India. Accordingly, we have issued a red alert today, the 17th of June, over Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, including Delhi. We are receiving. तो इसके साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले देश की कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं की समीक्षा की। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में अब घरेलू बिजली कनेक्शन पर कोई न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लगेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को न्यूनतम मासिक शुल्क को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के एसएसपी दाऊद अयूब ने एक आतंकवादी को पकड़े जाने की खबर दी है। उन्होंने बताया कि सेना और पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साथ ही उसके पास से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। ये घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाने क्षेत्र में हुई। आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने बताया कि घंटे भर चले मुठभेड़ के बाद मौके से 4 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया है।